हेलो CSIR नेट 2024 एस्पिरेंट्स। तो अब आपके CSIR नेट जून 2024 में मात्र 24 दिन रह गए हैं, या ऐसा कह लें कि मात्र 4 वीक्स आपके पास हैं। अब सभी के मन में एक ख्याल होगा कि 4 वीक के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारा एग्जाम के अंदर हाई स्कोर आ जाए। इसके अलावा हम JRF कम से कम क्लियर कर जाएं, और JRF कम से कम क्लियर ना भी करें तो जो कैटेगरी थर्ड है, जो PhD वाली कैटेगरी है, वो हम क्लियर कर जाएं। तो इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी जो स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो सके। देखो भाई, जब हम एग्जाम तो इस तरह की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी या लास्ट 15 डे स्ट्रेटेजीज, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। जब हम CSIR नेट एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो पैटर्न है, यानी कि फिजिक्स का कुछ अलग पैटर्न है, उसमें क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न में आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का कुछ अलग पैटर्न है, लाइफ साइंस के क्वेश्चंस का कुछ अलग पैटर्न है। तो अपने एग्जाम का जो पैटर्न है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट है, उसका पैटर्न सबसे पहले आप देखो। ठीक है, जैसे कि मैं फिजिक्स के एग्जाम की मैं बात करूं तो फिजिक्स का जो एग्जाम का पैटर्न है वो ये कहता है कि इसमें 3 सेक्शन में आएंगे, सभी में 3 सेक्शन में आते हैं, इसमें भी 3 सेक्शन में आ रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो सभी के लिए कॉमन है, पार्ट ए जो सभी के लिए कॉमन है, और पार्ट ए जो है वो अगर आपका अच्छा है, उसमें आप स्ट्रांग हैं, तो यकीन मानिए कि आपका 50% एग्जाम क्लियर हो जाता है। अगर आपका पार्ट ए अच्छा है तो आपका 50% एग्जाम क्लियर हो जाता है। मेरी बात गौर से ध्यान से सुनना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्ट ए को लास्ट 10 दिनों में स्टार्ट करते हैं, इसको अंडररेटेड करने की कोशिश करते हैं, पर ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट डाला तो आपके स्कोर हाई हो जाता है। आप जहां पहले सिलेक्शन से रुक रहे थे, आप सिलेक्शन के उस पार पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए के अंदर मैक्सिमम टोटल क्वेश्चंस हैं 20, जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पार्ट बी में टोटल मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं 20, 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.8 की है। फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। पार्ट सी के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन आने 30, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने 20, और जो मैक्सिमम जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1.25 की है, तो टोटल मार्क्स 200 के हैं। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में लगभग आपको 100 नंबर के आसपास, जनरल में बात कर रहा हूं मैं, 100 नंबर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, कई बार 95 96 पे भी JRF निकल जाता है। तो आप मान के चलो कि 95 से 100 मार्क्स पर आपका JRF क्लियर हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं लाइफ साइंस के लिए, तो लाइफ साइंस पे 130 के आसपास जो JRF है वो क्लियर होता है। इसी तरह से मैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहां पर भी 90 के आसपास JRF क्लियर हो जाता है। अब जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए जो 20 नंबर का आ रहा है, इसको आप अंडररेटेड करके चलते हैं, इसके ऊपर आप मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप इस पे मेहनत करें तो आप 50% पहुंच जाते हैं सिलेक्शन के पास, क्योंकि आप पूरे साल मेहनत करते हैं पार्ट बी पर और सी पर, पार्ट ए पर आप मेहनत नहीं करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका जो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको जानो। मैं यहां पर यह बात नहीं कर रहा हूं कि आपका कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, मैं ये कह रहा हूं कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में टोटल 9 सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लासिकल, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऐसा बहुत कम बच्चों के साथ होगा जिनके 9 के 9 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। बच्चों के अलग अलग बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट के बेस पे अलग अलग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। किसी के मैथमेटिकल फिजिक्स ऊपर के 4 स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, किसी के नीचे के 4 स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, किसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसी तरह से मैथमेटिकल फिजिक्स में, केमिकल में और जो लाइफ साइंस है, सब में हर किसी की अलग अलग स्ट्रॉन्ग यूनिट होगी, अलग अलग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे, है ना। तो वो अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको आइडेंटिफाई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके कमजोर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें आपको अपनी स्ट्रॉन्ग चीजों के ऊपर ही काम करना है। बेशक उसमें से कम नंबर के क्वेश्चन आते हो, पर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग चीजों के ऊपर ही काम करना है। आपकी जो वीक चीजें हैं, अब वो टाइम नहीं है जिनके ऊपर आप काम करो। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई आप करो। मान लो आपके 5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और बाकी 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप मॉडरेट हो। ठीक है, मैं मान के चल लेता हूं एग्जाम्पल के लिए कि आप शुरू के 4 या 5 4 सब्जेक्ट कह रहे हो मेरे स्ट्रॉन्ग है,
बाकी 2 सब्जेक्ट मेरे मॉडरेट है। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए जिसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एनालिसिस और ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे, इसको डेली 2 से 2.5 घंटा आपको देना है ना। एनी हाउ आपको डेली 2 से 2.5 घंटा देना है। उसको बाय हैंड रिटन, मतलब हाथों से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपने PYQs खोल लिए या आपने कोई बुक ले ली, उसमें से देख रहे हैं हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगी, तो उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही सिंपल क्वेश्चन हो, एग्जाम में वो आपको अटका सकता है। तो कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे डेली देने हैं। 2.5 घंटे देने का मतलब है लेके बैठना नहीं है, क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि सपनों में खो जाना है कि वो भाई साहब ये क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बिल्कुल फोकस होके 2 से 2.5 घंटा डेली क्वेश्चन करने। 1 महीना यार आराम से फोकस कर लो, है ना। तो 2 से 2.5 घंटा डेली आपको इस सेक्शन को देने ही देने हैं। इवन एग्जाम के पहले दिन तक भी आपको ये देने हैं, इसमें 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे में पर डे अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपके पास सफिशिएंट 20-22 दिन भी मैं मान लूँ सफिशिएंट, तो भी आपके करीबन 400-500 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। और मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो सेक्शन है आपको एज देता है, यानी कि अगर आपके जो सिलेक्शन में मार्क्स कम हो रहे हैं तो वो ये सेक्शन पूरा कर देता है। ये सिलेक्शन के उस पार आपको ये वाला सेक्शन ले जाता है। फिर मैंने आपको कहा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपने भी चूज किए होंगे, जो कोई भी हो सकते हैं, उन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को डेली 4 से 5 घंटे देने हैं। 4 से 5 घंटे देने का मतलब ये नहीं है कि लेके बैठ जाओ उनकी थ्योरी पढ़ रहे हो, और ये नहीं। थ्योरी के लिए आपने रिवीजन नोट्स बना लिए होंगे। जिन बच्चों के पास नोट्स वगैरह नहीं है, या जो बच्चे ऐसे जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेट पे बहुत सारे जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जहां पर आपको ये मिल जाते हैं। वो शॉर्ट नोट्स लो, उन शॉर्ट नोट्स को उठाओ और उनको देखो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना चालू करो। कम से कम 4-5 घंटे डेली के 2 सब्जेक्ट उठा लो, है ना। तो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपने 5 सेलेक्ट किए होंगे, तो 2 एक दिन 2 एक दिन, है ना, और एक दिन में चारों, मतलब वो रिवाइज करते हुए चलना है। और फिर उसके बाद जो आपके वीक सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट जो आपने 2 आइडेंटिफाई किए थे कि आपने ऐसा सोचा था कि ये 2 सब्जेक्ट मेरे मॉडरेट हैं, यानी कि ठीक ठाक हूं मैं इनमें, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स को या तीनों सब्जेक्ट्स को डेली आपको 2 से 2.5 घंटे देने हैं। उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ध्यान रहे उनके सारे टॉपिक नहीं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको काम करना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनमें सभी में आपको काम करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे स्पेशली करना है, बाकी के टॉपिक्स भी करने हैं। और जो सब्जेक्ट्स आपके मॉडरेट हैं, जिनमें आप ठीक ठाक है, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको काम करना है। रिवीजन आपको डेली मारना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आपने कल पढ़ा, जो आप आज पढ़ रहे हैं, उसका डेली आपको शाम को रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए कम से कम आपको 40 मिनट देने हैं। रिवीजन में ऐसा नहीं कि पूरी थ्योरी पढ़ रहे हो, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप मेमोराइज करो कि हाँ इसको ऐसा करना है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया था, मतलब उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको मेमोराइज करते रहो, है ना। डेली मेमोराइज करते रहोगे तो आप पाओगे कि अगले 10-12 दिन में वो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा सोचना है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लिक कर जाएंगे। बात कर लेते हैं PYQs की। PYQs कम से कम आपको 5 सालों के करने हैं, चाहे वो नेट के हों और चाहे वो गेट के हों। गेट और नेट के PYQs आपको करने ही करने हैं। आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कम से कम उनके आपको PYQs करने हैं, और जो आपने मॉडरेट सब्जेक्ट लगाए हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको PYQs निकालने हैं, गेट के और CSIR नेट के, है ना। क्वेश्चन नहीं आ रहा, अपने यार दोस्तों से पूछ लो या आपके टीचर से पूछ लो, है ना, पर वो PYQs आपको करने ही करने, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, वो ठीक है, चल जाएगा वो, पर आपको PYQs करना ही करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं। मॉक टेस्ट इनिशियली आप लगा के चलना, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है कोई, तो उसके मॉक लगाते हुए चलना। उसमें जो क्वेश्चन हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए उसको अपनी कॉपी में मार्क कर लेना या कॉपी में लिख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बाद में भी अटकाएगा। तो उस क्वेश्चन को आपको बार बार करते हुए चलना है। और फिर एग्जाम के 10 दिन पहले आपको 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट लगाने, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाओ आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर रहे हो। घबराना नहीं है, नंबर कम भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। एग्जाम का जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं होता, पर उससे एग्जाम की आदत पड़ जाती है कि हाँ एग्जाम में आपको क्या नहीं करना है, उसका आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने बताई है, अगर आप इनको फॉलो करके चलते हैं तो डेफिनेटली आप अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं एग्जाम के अंदर। और एटलीस्ट जो कैटेगरी 3 वाला एग्जाम है, कैटेगरी 3 वाला यानी कि PhD है, उस PhD का जो स्कोर है वो आप क्लियर कर सकते हैं।
अब फिजिक्स से जो प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, श्रेष्ठा 2025। ये बैच दिसंबर 2024 और गेट 2025 फिजिकल साइंस के लिए है। इस बैच को आप निंजा प्रेप ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सकती है। तो होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। और अंत में एक बार फिर से कहूंगा, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।